सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी। आई होप तुम लोग अच्छे होगे। और विनर सीरीज में आज हम करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे सराउंडिंग्स में जो भी मैटर होते हैं क्या वो प्योर हैं, इम्प्योर हैं, ये सारी चीज़ें। बेसिकली इस चैप्टर में हमें एलिमेंट्स देखने हैं, एलिमेंट्स और उसके साथ साथ कंपाउंड्स देखने हैं, सब्सटेंस देखने हैं, प्योरिटी क्या होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इस मैटर अराउंड अस आज तुम्हें क्लियर करके ही यहाँ से जाना है। और इसी के साथ हमारी एमसीक्यूज की लाइव क्विजेस भी स्टार्ट कर दिए हैं हमने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। सो क्लास 9 साइंस के लिए मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमारे साथ सॉल्व करो 8:30 PM पे एमसीक्यूज लाइव सेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आए या फिर लाइव सेशन हो तुम्हें तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो चलो बिना देर किए हुए लेट्स बिगिन इस मैटर अराउंड अस प्योर। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर। हमारे पास जो पहला टॉपिक है कि मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। सो डेफिनेशन देखो, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर क्या होता है, जिसके पास भी थोड़ा सा भी मास होगा और उसके पास वॉल्यूम होगा। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। जिसके पास भी मास और वॉल्यूम है दैट विल बी कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, ये भी क्या है, इसके पास अपना मास है और ये अपने एटमॉस्फेयर में एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है, दैट मीन्स ये क्या है, मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास और स्पेस हो, ऑक्यूपाई स्पेस करता हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। अब ये हमें पता है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हमने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वन शॉट में, उसमें हमने देखा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों ही चीज़ें अपने पास मास को कंटेन करती हैं और एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं। इट मीन्स जो हमारा मैटर है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और इवन गैसेस फॉर्म में भी हो सकता है। सो मैटर इज anything that have mass and occupy space, that is called matter and it can be solid, liquid and gas. अब देखते हैं मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। सो मैटर आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज प्योर मैटर एंड सेकेंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंस या फिर इनको हम कहते हैं मिक्सचर। सो मैटर देखो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। क्लियर है ये चीज़। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें सो फ्लो चार्ट में देखो, इसमें पहला आता है एलिमेंट्स और दूसरा आता है कंपाउंड। मतलब एलिमेंट तो चलो प्योर होते ही होते हैं, ऑब्वियसली बात है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सो उसके सारे एटम हाइड्रोजन के ही होंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम बात करेंगे। देखो एलिमेंट्स क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या हो गए, प्योर सब्सटेंस। बट अगर बात करें मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस की, सो इसमें आता है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर है चीज़। इन सारे पॉइंट्स को अभी हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज प्योर मैटर। प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ऐसी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऐसा मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का एटम्स को कंटेन करता हो। चलो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ये है, चलो ये जिस भी मटेरियल का बना हो, ठीक है, आयरन मैन भाई साहब है, ये जिस भी मटेरियल से बना होगा हमें ये पता है कि इसके अंदर सारे के सारे मटेरियल्स वही होंगे। यानी अगर सपोज कर लेते हैं ये प्लास्टिक का बना हुआ है, सो इसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके एटम्स होंगे, उसी प्लास्टिक के एटम्स होंगे। इट मीन्स ये क्या है, प्योर मैटर है, क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरी एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस सेम टाइप के हैं, उनका फंक्शन सेम है। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट नहीं है। यहां पर अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें सो ये टू टाइप्स में आते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, जैसा कि हमने अभी देखा था। सो प्योर मैटर क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, जो सिर्फ एक टाइप के एटम्स और एक टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही कंटेन करता है, लाइक एलिमेंट और कंपाउंड। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्योर सब्सटेंस और उसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। हालांकि मुझे पता है तुम सब ने पीरियोडिक टेबल का नाम तो सुना ही होगा, बट अगर अभी तक उसका नाम नहीं सुना है सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो अगर तुम स्क्रीन पे देखो तो यहाँ पर एक मैंने पीरियोडिक टेबल बना रखी है जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न क्यों कहते हैं ये तुम्हें क्लास 10th में पता चलेगा, क्योंकि अभी तुम 9th में हो तो हमसे बात करते हैं एलिमेंट्स की। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
इनके पास जो एटम्स होंगे, सपोज करो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे उसके अंदर सेम प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि वो सारे के सारे हाइड्रोजन के ही एटम हैं। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, देखो कैसे। सपोज करो तुम्हारे पास एक मोतीचूर के लड्डू हैं। अब मोतीचूर के लड्डू में देखोगे छोटे 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 डॉट्स होते हैं। अब वो सारे डॉट्स में से किसी एक डॉट को बाहर निकाल लो या एक ड्रॉप को बाहर निकाल लो, उसको टेस्ट करके देखो, वो भी एग्जैक्टली वैसा ही टेस्ट देगा जैसा कि पूरा का पूरा तुम्हारा लड्डू टेस्ट देगा। क्लियर है चीज? यानी उस लड्डू के अंदर जितने भी चीजें, वो लड्डू को क्या ले लो, एक मैटर ले लो, और उसके अंदर जो डॉट्स बने हैं उसको हम क्या ले लेते हैं, एलिमेंट। यानी उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। यानी एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे बने होते हैं, एक टाइप के एटम से ही बने होते हैं, आर नोन एज एलिमेंट्स, और उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। इसके सारे के सारे जो एटम्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, वो आइडेंटिकल होते हैं, और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और हर एलिमेंट के, जैसे सपोज कर लो हाइड्रोजन का एटम जो होगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, हीलियम का एटम जो होगा उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन सब के एटम्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्लियर है चीज? और इसमें सेम टाइप के एटम्स ही कंटेन किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट क्लियर हो गया। और अब हम देखेंगे कंपाउंड क्या होता है। सो देखो कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंपाउंड। जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना होता है उसको हम कह रहे थे एलिमेंट, जो एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है उसको हम कह रहे हैं कंपाउंड। क्लियर है चीज? देखो ऐसा कैसे कह रहे हैं हम कि अलग अलग एलिमेंट्स, यानी इसमें जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो कैसे, सपोज करो मैंने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया और एक ऑक्सीजन एटम ले लिया। इन दोनों को अगर मैं सही प्रपोर्शन, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है प्रपोर्शन, उसमें अगर मिक्स करूं तो ये क्या फॉर्म करेंगे, H2O फॉर्म करेंगे। अगर मैं सही प्रोपोर्शनैलिटी लेता हूं इनकी, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, सो ये क्या फाइंड कर दिए, वाटर, H2O। यानी ये क्या था, एलिमेंट था। क्लियर है? यानी इसके जो एटम थे वो क्या हो गए, वो अलग प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एलिमेंट है, और इसके जो एटम हैं वो क्या है, उनकी प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर है चीज? ये दोनों टाइप के एटम मिले और वाटर के एटम बना दिए इन्होंने किसके एटम बना दिए, वाटर के एटम्स बना दिए। क्लियर है? अब ये जो वाटर का एटम होगा इसकी प्रॉपर्टी क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मैच करेगी, किसी एक तरह की तो होगी नहीं। इसके एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल ही अलग होगी, यानी यूनिक होगी। क्लियर है? बात समझ में आई? क्योंकि ये कंपाउंड है बट प्योर है। क्यों ऐसा प्योर है, क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद जो वाटर कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग है, और उसके अंदर जितने भी एटम होंगे, इस वाटर के अंदर जितने भी एटम होंगे, इन सारे एटम्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, वाटर जैसी होगी। बात समझ में आई? हालांकि इसमें दो अलग अलग टाइप्स के एटम मिले हुए हैं, बट अभी ये क्या है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कंपाउंड। क्लियर है? प्योर मैटर में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अ कंपाउंड इज अ होमोजेनस सब्सटेंस। होमोजेनस क्या होता है ये हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है? अ कंपाउंड हैज अ डिफरेंट कंपोजिशन, ये डिफरेंट कंपोजिशन होता है। ठीक वैसे ही से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग रेशियो में मिक्स करो तो हो सकता है कुछ और मिल जाए, या फिर ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन के कंपाउंड अलग शो कर रहे थे, सॉरी हाइड्रोजन के एटम अलग रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑक्सीजन के अलग, बट जब वाटर बना तो वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट कंपोजिशन को शो करता है। ये जो भी हमारे पास कंपाउंड बनता है इसका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमें पता है कि वाटर जो फॉर्म हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बन जाता है या वेपर बन जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो ऐसा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और evolved in the form of heat or light during the
फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जब भी हम कंपाउंड को फॉर्म करते हैं सो वहाँ पर जो एनर्जी होती है वो दो ही फॉर्म में जनरेट होती है या फिर कंटेन की जाती है। द फर्स्ट वन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द सेकेंड वन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक वैसे ही जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी को हम कंटेन करते हैं। क्लियर है। फिफ्थ वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट कंस्टिट्यूट्स। यानी जो भी प्रॉपर्टी हमारे वाटर की थी वो वाटर की प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग थी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से। क्लियर है फिफ्थ पॉइंट भी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। मतलब जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है एलिमेंट्स को बनाने के बाद, वही कंपाउंड जिसके सारे एटम्स सेम प्रॉपर्टी शो करते हों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड हैं इनको नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करना हो तो बेसिकली स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स को सेपरेट करने वाले मेथड्स का यूज हम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हमारे पास इम्प्योर मैटर। यानी प्योर मैटर तो हमारे पास खत्म हो गया, उसके दो पार्ट थे, फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। अब बात करते हैं इम्प्योर के, जिसमें हम देखेंगे होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जिसकी बात मैंने अभी की थी कि आगे देखा जाएगा। सो चलो देखते हैं सबसे पहले इम्प्योर मैटर क्या होते हैं। देखो, इम्प्योर मैटर आर ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर। इम्प्योर मैटर को हम और ज्यादा क्या कहते हैं, क्या कह सकते हो, मिक्सचर कह सकते हो। जैसे कुछ भी चीज अलग अलग चीजों का मिक्स कर देना। रेशियो मैटर करता है बट यहाँ पर इसके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, या एटम कह सकते हो। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग या उससे ज्यादा टाइप्स के एटम्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, या फिर मॉलिक्यूल्स को, which do not react chemically but as physically mixed together in any proportion। मतलब इनको केमिकली मिक्स करना पॉसिबल नहीं होता, ये केमिकली मिक्स नहीं हो पाते, हाँ, बट फिजिकली ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं, इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। क्लियर है। जो इम्प्योर मैटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। सो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्प्योर मैटर में होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। ओहो, यहाँ पर मैंने एक कप टी की फोटो ली है। सो चलो देखते हैं इस चीज़ से इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस। एक मिक्सचर होमोजेनस कहलाएगा इफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। मतलब इसके अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हैं एंड देयर आर नो बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन देम। ये बाउंड्रीज और सेपरेशन क्या है, चलो बताता हूँ। जब तुम शुगर को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो और इसमें वाटर को फिलअप कर दो, कर दिया फिलअप। अब तुम क्या करो, इसमें शुगर डाल दो, शुगर के छोटे छोटे डॉट्स डाल दो, ठीक है, और इनको वैसे ही छोड़ दो तो तुम्हें ये शुगर थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी ना, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इंटरवल एक्सपेंड होगा धीरे धीरे ये शुगर मेल्ट होगी। बट जब तक शुगर दिखाई दे रही है, यानी शुगर की ये जो शेप है वो दिखाई दे रहा है, तब तक हम क्या कह सकते हैं कि शुगर को तुम पहचान सकते हो। इट मीन्स शुगर की बाउंड्रीज दिख रही है, ये जो शेप है इसकी आउटर लाइन क्या है, उसकी बाउंड्रीज। तो इसी बाउंड्रीज की यहाँ पर बात की गई है। देखो एक तो ये चीज हो गई, बट होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इसमें किसी भी दो चीजों को जब हम मिक्स करते हैं सो वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यानी अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ द अमाउंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली एंड देयर इज नो बाउंड्रीज एंड ऑफ सेपरेशन। क्लियर है। सो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जितनी भी चीजें मिक्स की गई हैं सिर्फ वो फिजिकली क्या हो गई हैं, आपस में मिक्स हो गई हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर, अगर हम एक ग्लास वाटर में 1 चम्मच सॉल्ट डाल दें, 1 टेबल स्पून, सो वो सॉल्ट क्या हो जाता है, आपस में मिक्स हो जाता है और सॉल्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियर होने के बाद जब तुम वाटर को टेस्ट करते हो सो वो कैसा फील देता है, सॉल्टी वाटर की तरह टेस्ट आता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हम टी लेते हैं सो टी में देखो हमने क्या क्या ले रखा है, एक तो शुगर ले रखा है, ठीक है, एक टी लीफ, एक वाटर और एक मिल्क। ये इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल रखी हैं, अप्रॉक्सीमेट 4 चीज़ें।
और हमने ये भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, हीट या लाइट एनर्जी फॉर्म होती है। सो इन सब को जब मैंने क्या दिया, हीट एनर्जी, सो ये पूरी मिलाकर क्या बन गई, टी। और जब तुम टी को टेस्ट करोगे तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। हाँ, बट ये है कि ये चारों चीज़ें क्या हैं, इसमें डिसअपियर हो चुकी हैं। क्लियर है ये चीज? होमोजेनस मिक्सचर अच्छे समझ में आ गया। यानी होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें यूनिफॉर्मली चीजें मिक्स हो जाती हैं, मतलब अपीयर नहीं होती हैं उस मिक्सचर के अंदर, तुम्हें पता नहीं चलेगा देखकर कि उसके अंदर क्या क्या मिक्स है। अब बात कर लेते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की। इम्प्योर मैटर में ही आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, देखो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों अपोजिट हैं। हेट्रोजेनस में जहां पर बाउंड्रीज नहीं दिख रही थी, जो सब्सटेंस थे वो डिसअपियर हो चुके थे, बट हेट्रोजेनस में ठीक उसका अपोजिट होता है, यहां पर बाउंड्रीज दिखती है और जो एटम या मॉलिक्यूल्स है कुछ भी, वो पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होता है। A mixture is said to be heterogeneous if all the compounds of the mixture are not thoroughly mixed and there are visible boundaries of separation between them। जैसे एक बॉल मिल्क में मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूं तो कुछ भी हो जाए, कॉर्नफ्लोर पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, कॉर्नफ्लोर तुम्हें प्रॉपरली विजिबल होगा और दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। क्लियर है चीज़? ठीक वैसे ही जैसे मैं वाटर के अंदर अगर सैंड डाल दूं तो सैंड क्या होगा, मिक्स नहीं होगा और सैंड हमें इजीली विजिबल होता रहेगा। क्लियर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर क्या होती है। जैसे उसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड देखा था, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर की। सो देखो प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर मे बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा मिक्सचर जो तुम क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी आपस में मिक्स कर दिया, वो दो ही कैटेगरी में डिफाइंड होगा, इधर दे विल बी होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है? अ कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। मतलब अगर मिक्सचर की कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो ये वेरिएबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, तुम किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे एक टी के अंदर किसी को ज़्यादा शुगर चाहिए होती है, किसी को शुगर कम चाहिए होती है, क्योंकि वो रेशियो तुम आपस खुद से डिसाइड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट क्या है? अ मिक्सर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये जो मिक्सर होता है इसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग रेशियो में होती है, इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती है। नाउ द फोर्थ वन इज एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब और नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। मतलब इसमें ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और ना ही इवॉल्व होती है, मतलब एनर्जी का कुछ खास मैटर नहीं है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो मिक्सचर है उसकी जो प्रॉपर्टी हो गई, जैसे मान लो मैंने सॉल्ट वाटर मिक्स किया तो उस वाटर की प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉल्टी वाटर। मतलब वो वाटर कैसा हो गया, सॉल्टी हो गया। यानी जो मैटर होता है, जो मिक्सचर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उन्हीं में से किसी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को ही गेन करता है, या हो सकता है सबकी प्रॉपर्टी को वो गेन कर ले। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज the constituents of mixture can be separated by simple physical method। यानी इस चीज़ को, यानी जो मिक्सचर होता है उसको हम सिंपल किसी भी मेथड से, किसी भी फिजिकल मेथड से, यानी बहुत सारे फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर भी क्लियर हो गई। यानी हमने अभी तक क्या देखा, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट देख लिया और कंपाउंड देख लिया, क्लियर है। और इम्प्योर में हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस दोनों टाइप के मिक्सचर को देख लिया, प्रॉपर्टीज भी देख ली दोनों की। और अब बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की, जिसमें तुम्हें इसलिए दिख रहा है कि जो आइस है ये मेल्ट हो रही है। यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में डिफरेंट क्या होते हैं, कॉमन सा डिफरेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, ऐसा कोई भी चेंज जो तुम्हें नॉर्मली आंखों से विजिबल हो कि वो चेंज हो रहा है, वो सामने दिख रहा है कि चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द फिजिकल चेंजेस एग्जिस्टिंग। यानी उस सब्सटेंस के साथ या उस एलिमेंट या उस मेटल के साथ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। यानी चलो डेफिनेशन देखते हैं। दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस बट नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि देखो आइस की प्रॉपर्टी भी क्या थी, H2O, और इसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, H2O। केमिकली दोनों में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सिर्फ उनके क्या हुआ है, मैटर ऑफ स्टेट, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर में चेंजेस आ चुके हैं। लाइक ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट भी जाता है तो भी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चेंज आता है और उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल चेंजेस। दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जैसे ये निडल है, निडल पे अगर रस्टिंग लग जाती है तो क्या हुआ, रस्ट फॉर्म हुआ ना। ये रस्ट कहां से फॉर्म हुआ, ये रस्ट क्या होता है, एक तो यहां पर पहले से क्या था, और आयरन, ऊपर से यहां ऑक्सीजन मिल गया, सो इसने क्या बना लिया, आयरन ऑक्साइड। अब देखो आयरन क्या था, निडल जो थी उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, आयरन की प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन उसको एटमॉस्फेयर से मिल गई, दोनों मिले, बट इसने क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लिया, दैट इज आयरन ऑक्साइड। और तुम्हें ये अचानक से दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि तुम एक नीडल को देखते रहोगे, तुम्हें दिख रहा है हाँ देखो रस्ट लग रहा है, हाँ रस्ट लग रहा है, ऐसा नहीं होता, तुम्हें एग्जैक्टली दिखेगा कि हाँ रस्ट लग चुका है। क्लियर है। वही बात अगर तुम आइस को रखते हो तो तुम्हें वो मेल्ट होता हुआ दिखाई देता है। सो दोस चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हो, क्योंकि यहां पर देखो क्या फॉर्म हो रहा है, ये रस्ट फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स यहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि वहां पर भी देखो पेपर की प्रॉपर्टी खत्म, अब वो प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो जहां तक बात थी फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, सो वो तुम लोगों को अब अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम मूव करेंगे कुछ आंसर राइटिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में अगर डिफरेंस लिखने को आता है तो तुम कैसे डिफरेंस को मैनेज करोगे। सो देखो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि सारे पॉइंट्स को 1 नंबर दिया गया है, बट यहाँ पर ये पॉइंट्स 2 हैं, ये 3 हैं और ये 4 है। चलो आगे देखते हैं। पहला हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, शेप और साइज। मतलब जो फिजिकल चेंजेस है वो विजिबल चेंजेस होता है, जैसे स्टेट में चेंज आ गया, शेप में चेंज आ गया, साइज में चेंज आ गया। बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, अ केमिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस को करना है। यानी फिजिकल चेंजेस की बात करें, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर केमिकल में कोई चेंजेस नहीं आते, यानी उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आते। बट वही अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और इवन यहाँ पर तो न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होते रहते हैं। क्लियर है। फोर्थ वन, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फॉर्म, मतलब फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, वहीं केमिकल चेंजेस में नए नए सब्सटेंस फॉर्म होते रहते हैं। सो फोर्थ वन इज इट इज टेम्परेरी और एंड हेंस रिवर्सिबल। जैसे हमने आइस को मेल्ट करके वाटर कन्वर्ट कर लिया था, वैसे ही वाटर को फ्रीज करके हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स द फिजिकल चेंजेस इज रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। बट केमिकल चेंजेस इट इज अ परमानेंट एंड हेंस इरिवर्सिबल। ये परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल चेंज भी होता है। सो यहाँ तक फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी, जो डिफरेंस तुम्हें लिखने को आ सकता था एग्जाम में, वो भी समझ में आ गया। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट बचपन से तुम लोगों को पता है कि लाइट जब छोटी सी रोशनी के अंदर, छोटे से रोशनी वाले होल जब होते हैं, उसके अंदर से जब रोशनी पास होती है, यानी जब लाइट पास होती है, सो कुछ डस्ट पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा मूव करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, तुम में से किसी को याद है कि ये एग्जाम्पल मैंने अभी रिसेंटली किस लेक्चर में लिया था और किस टॉपिक में लिया था? याद है? बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। देखो, ये एग्जांपल मैंने लिया था ब्राउनियन मोशन में, क्योंकि ब्राउनियन मोशन में भी जो पार्टिकल्स थे, जो एटम्स थे, वो बहुत ही जिगजैग डायरेक्शन में मोशन करते थे। टिंडल इफेक्ट देखो एग्जैक्टली होता क्या है। सबको पता है कि जब किसी भी होल से एक लाइट पास होती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स सडनली रैंडमली मोशन करते हुए दिखाई देते हैं। बट हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड्स में क्यों पढ़ रहे हैं उसको? तो चलो ये चीज देखते हैं। इफ द लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम एंड इट्स पाथ कैन बी सीन, और उसके पाथ को अगर तुम देख सकते हो, देन द सब्सटेंस इज सेट टू शो टिंडल इफेक्ट। यानी वो जो सब्सटेंस है वो क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है।
यानी हम क्या कर रहे हैं, लाइट को अलग अलग सब्सटेंस में से पास करेंगे और देखेंगे कि लाइट कहाँ पर हमें विजिबल हो रही है, कहाँ पर वो पास होते हुए दिख रही है, उस लाइट की लाइट बीम हमें दिख रही है। सो वो जो केमिकल या वो सब्सटेंस जो होगा दैट विल बी सो टिंडल इफेक्ट। यानी देखो, व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू सम होल इन द विंडोज, ठीक है, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल डस्ट। क्लियर है, वही चीज जो मैंने बताई, डस्ट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक वैसे यहां पर देखो, मैंने दो सब्सटेंस लिए हैं, ए और बी। ए में मैंने क्या लिया है, प्योर वाटर। क्या ले लिया है, प्योर वाटर। प्योर वाटर के अंदर से जब मैं टॉर्च की रोशनी को थ्रो कर रहा हूं, सो वो हमें विजिबल नहीं हो रही है, दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि वो प्योर वाटर है, प्योर H2O है बिल्कुल। यानी उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एटम्स हैं, वो इवनली मिक्स हैं, जिसकी वजह से कहीं भी लाइट स्कैटर नहीं कर रही है। बट वहीं अगर हम बी में देखें, सो इसमें क्या है, ये मिक्सचर है। यहाँ पर अलग अलग एटम्स हैं जिसकी बाउंड्री शो हो रही है, जो मैंने बात की थी बाउंड्रीज की, वो शो हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट बीम हमें विजिबल है। इट मीन्स द सब्सटेंस ए या जो भी मिक्सचर ए में है वो नहीं शो कर रहा टिंडल इफेक्ट को, वहीं जो बी है वो टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। क्लियर है, यानी हम सब्सटेंस या मिक्सचर के अकॉर्डिंग भी टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं कि ये वाला सब्सटेंस टिंडल इफेक्ट को शो करता है या फिर नहीं करता है। क्लियर है टिंडल इफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले तीन टर्म होना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट टर्म इज सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन। इन तीनों को ही हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सॉल्यूशन। देखो, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या डिफाइन करता है, सॉल्यूशन डिफाइन करता है होमोजेनस मिक्सचर को, ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस हुज कॉम्पोजिशन कैन बी वेरिड विद इन लिमिट। यानी हम किसी भी दो चीज़ों को जब मिक्स करते हैं, नहीं होमोजेनस मिक्सचर को मिलाते हैं, बट उसमें क्या होना चाहिए, जो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए सब्सटेंस, वो सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो समझ में आ गया कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखो, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाया था। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है। देखो, अगर हम सॉल्यूट की बात करें, सो सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट्स विच इज डिसॉल्व्ड। मतलब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें मैं मिक्स कर रहा हूं, जैसे सपोज कर लो ये क्या है ए, ये क्या है बी, और मिक्स होकर क्या मिल गया सी। ठीक है, तो अ कंपोनेंट which is dissolved or which is present in a small amount is called solute। मतलब A और B में से जो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, solute। क्लियर है। और सॉल्वेंट क्या होगा, द कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक उसी तरह से चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ मैंने ले लिया शुगर और प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया, ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, सुगरी वाटर, मतलब शुगर से वाला वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो शुगर और वाटर में किसका अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है वाटर का अमाउंट हम हमेशा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, सो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, सोल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ गया, विजिबल नहीं है। सो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और जो मिलेगा हमें सुगरी वाटर दैट विल बी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के दो कंपाउंड सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों इजली तरीके से समझ में आ गए। क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम टाइप ऑफ सोल्यूशन में। टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर टाइप ऑफ सोल्यूशन हमें तीन टाइप्स के पढ़ने हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड की बात करें तो शुगर क्या हो गया, सॉलिड, और लिक्विड क्या हो गया, वाटर। तो इसका जो मिक्सर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शुगर इन सॉलिड। लिक्विड इन लिक्विड का लाइक अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, मिल्क एंड वाटर। क्लियर है चीज, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। और गैस इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया, लाइक CO2 डिसॉल्व इन वाटर, कोल्ड ड्रिंक। जैसे कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड
मिक्स होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकल प्रोसेस से या कंप्रेस करके वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है। क्लियर है ये चीज़? तीनों तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, तीनों प्रॉपरली समझ में आ गए विद एग्जांपल। और अब हम बात करेंगे तीन और टाइप के सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन गैस और लिक्विड इन सॉलिड। तो देखो सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या है, हम दो अलग अलग मेटल्स को लिए और उनको हीट करके आपस में मिक्स कर दिया, दैट विल बी मिक्स सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। लाइक कॉपर एंड जिंक को मिक्स कर दिया तो ब्रॉन्ज बन गया। क्लियर है? ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर एंड टिन का मिक्सर होता है। अब बात करते हैं गैस इन गैस की। सो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं, सो यहाँ पे इजीली तुम्हें एग्जांपल पता होगा। सो लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो लाइक कॉपर सल्फेट इन डेंटल एमलगम। सो डेंटल एमलगम में कॉपर सल्फेट मिक्स होता है, वहाँ पर लिक्विड सॉलिड के अंदर मिक्स हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं और देखो आगे की अगर हम बात करें सो हमारे पास सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 6 टाइप के हमें सॉल्यूशन समझ में आ जाते हैं। अब हमारे पास 3 और टाइप के सॉल्यूशन हैं, लाइक गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। एग्जांपल देख लेते हैं। गैस इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब गैस क्या होती है? सरफेस पे मिक्स होती है। ठीक क्यों? क्योंकि हमने अभी आयरन निडल वाला एग्जांपल देखा था, उसमें देखो क्या था, आयरन निडल के ऊपर जो आयरन थी उसके ऊपर ऑक्सीजन आके मिक्स हो रही थी, तभी तो वो ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था। ऑक्साइड कैसे फॉर्म हो रहा था? आयरन यानी सॉलिड के ऊपर गैस उसकी लेयर पे जम जा रही थी और उसको ऑक्साइड बना दे रही थी, यानी रस्ट कर दे रही थी। सेकंड क्या था? सॉलिड इन गैस। अब बात करते हैं लिक्विड इन गैस की। तो जो क्लाउड होता है वो क्या है? लिक्विड, वाटर क्या? वेपर, वाटर ही वेपर बन के ऊपर जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये टोटल हमारे पास टाइप्स ऑफ सोल्यूशन 9 टाइप्स के सोल्यूशन थे। इनको, इनका नाम और इनके एग्जाम्पल ये लर्न करना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन, गिव विद एग्जाम्पल। सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है और अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें होमोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मैंने बोला कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सो वो पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? सो पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर के हो जाते हैं, इट मीन्स 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है ये चीज़? थर्ड क्या होता है? द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। ये जो पार्टिकल्स है ना इतने छोटे हैं, 10⁹ मीटर हैं, इनका साइज इतना छोटा है कि नॉर्मल नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते। इट कैन नॉट बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, और ये इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते। क्लियर है? इट इज़ स्टेबल मिक्सचर। ये एक मिक्सचर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अगर शुगर और वाटर को मिक्स करके कहीं रखते हो, थोड़ी देर बाद भी अगर उसको पियोगे तो वो मीठा ही लगेगा। ठीक है? सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी वहाँ पे जो शुगर मिक्स हुई है वो सेटल डाउन नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़? यानी सोल्यूशन को अगर फिल्टर पेपर से पास किया जाए सो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डज नॉट सेपरेट, फिर भी सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे? सेपरेट नहीं होंगे। 6 की बात करें, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, दैट्स वाई इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और इसी वजह से ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन में हमने 6 प्रॉपर्टी देखी। पहला कि होमोजेनस मिक्सचर, पार्टिकल का साइज 10⁻⁹ मीटर। थर्ड, माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड, पीरियड ऑफ टाइम ये सेटल डाउन नहीं होता, फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं कर सकते, और ये टिंडल इफेक्ट को भी शो नहीं करता। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सस्पेंशन क्या होता है। देखो सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन भी एक टाइप का सोल्यूशन ही होता है, बट ये सोल्यूशन हेट्रोजेनस सोल्यूशन होता है। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर या फिर सोल्यूशन in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of medium। मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट है, वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते रहते हैं। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो तुमने 1 ग्लास वाटर लिया और उसमें 2 टेबल स्पून शुगर डाल दिया, आराम से उसको मिक्स किया, मिक्स हो गया। धीरे धीरे शुगर का अमाउंट उसी 1 ग्लास वाटर में इंक्रीज करते रहो।
एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर जो है वो मेल्ट होना बंद हो जाएगी, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी यानी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं छोटे हो जाएंगे, बट वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। सो उस टाइम पे, उस सिचुएशन में जो मिक्सचर है ना, जब हमारा सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, यानी जब सोल्यूट एग्जैक्टली विजिबल होता है, उसकी बाउंड्रीज विजिबल होती है, सो उस टाइम जो सोल्यूशन की कंडीशन होती है दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, या वैसे सोल्यूशन को हम या मिक्सचर को कहते हैं सस्पेंशन, क्योंकि एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। सो इसमें पार्टिकल्स इजिली विजिबल होते हैं। सस्पेंशन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। सो टोटल प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन में मैंने 6 प्रॉपर्टीज ली है। द फर्स्ट वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, इसकी बात हमने अभी की। अगर इसके पार्टिकल्स की बात करें, और यहाँ पे देखो थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, मैं ये नंबर्स इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, उनका साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा ही होता है। क्लियर है चीज़। थर्ड पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ऑब्वियसली बात है, जब तुम्हें इजिली विजिबल है तो नेकेड आई से सीन हो सकते हैं। फोर्थ की बात करें, इट इज़ अनस्टेबल मिक्सचर। ये अनस्टेबल मिक्सचर होता है, क्यों? क्योंकि अगर उस कंडीशन में तुम मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, सो जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट हैं, जो सोल्यूट है, वो थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा और इजिली विजिबल तुम्हें नीचे की तरफ सरफेस पे दिखाई देगा। क्लियर है चीज। इफ द सोल्यूशन इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू पास भी करते हैं तो इजिली वो सेपरेट किया जा सकता है। समझ में आई बात? वो जो शुगर का अमाउंट दिख रहा है वो इजिली सेपरेट किया जा सकता है। लास्ट वन इज ऑब्वियस सी बात है, स्कैटर लाइट को शो करेगा क्योंकि वो विजिबल है सोल्यूशन के अंदर। हेट्रोजेनस सोल्यूशन है, हेट्रोजेनस सोल्यूशन क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को शो करता है। क्लियर है चीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इजिली समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट्स जितने इजिली लग रहे हैं, इसको 2-3 बार इस लेक्चर को जरूर देख लेना ताकि ये इजिली समझ में आ जाए। क्लियर है ये पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कोलाइड्स की। देखो कोलाइड्स क्या होते हैं? सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखो क्या होता है, सस्पेंशन में इजिली पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, ठीक है, बट ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। इन दोनों के जो बीच की कंडीशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोलाइड्स। क्या बोलेंगे इसको? कोलाइड्स। मतलब कोलाइड्स वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और जो हमारे सस्पेंशन होते हैं इनके बीच में आते हैं। क्लियर है? कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर सिंपली कोलाइड्स भी बोल सकते हो। सो इसमें कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये है कि जो हमारे पास सस्पेंशन होता है और जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, इनके बीच की जो कंडीशन होती है मिक्सर की, दैट इज कॉल्ड कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर है चीज। सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स क्या होती है। सो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स की बात करें तो इसकी टोटल 6 प्रॉपर्टीज होती है। पहली क्या है? ये भी एक तरह का हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें भी जो सोल्यूट है वो हमें विजिबल होगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन से बाद की प्रॉपर्टी है और सस्पेंशन से पहले की प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पर भी हमें पार्टिकल्स अलग अलग विजिबल होंगे। अगर विजिबल होंगे सो ऑब्वियस सी बात है ये टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, बट इसमें टिंडल इफेक्ट अब ऑब्जर्व नहीं किया गया है अभी तक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है ये ट्रू सॉल्यूशन से जस्ट ऊपर की है और सस्पेंशन से बीच की है, यानी इसमें अभी तक टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जा सका है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो स्मॉलर देन सस्पेंशन पार्टिकल्स बट ग्रेटर देन ट्रू सॉल्यूशन। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। क्योंकि अगर हम सस्पेंशन की बात करें सो वहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते थे, और अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो 1 नैनोमीटर के होते थे। सो जो हमारा कोलाइड्स होगा या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। इसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता था, ठीक है। वहीं हमारे सस्पेंशन थे, उसके पार्टिकल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था, बट हमारे पास प्रॉपर्टीज है, हमारा कोलाइडल है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है।
इट कैन बी स्टेबल मिक्सचर, ये स्टेबल मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ये पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंटरवल एक्सपेंड होगा पार्टिकल्स जो होंगे वो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं होंगे। ऐसा मत सोचना कि ये कोलाइडल और ट्रू सोल्यूशन के बीच का है तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो व्हेन दिस सॉल्यूशन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट सेपरेट, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए ये फिल्टर पेपर से भी सेपरेट नहीं किए जा सकते। सो दीज आर द टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन। सो हमने अभी 3 चीजें देखी, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में ही पार्टिकल्स के साइज का मेन मैटर करता था। जो ट्रू सॉल्यूशन होता था उसके जो पार्टिकल्स थे वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते थे, जो हमारा सस्पेंशन था उसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते थे। बट अगर हम यही कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में होते हैं। सो क्लियर हो गई ये तीनों चीज़ें और तीनों प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन। हमने जितने भी सॉल्यूशंस देखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये टर्म्स की डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ यही टर्म्स आगे चल के डायरेक्टली यूज होते हैं हमारे साइंस में। सो क्लियर है। सो सबसे पहले बात करेंगे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो सबसे पहले फिगर जो बनाया है मैंने उसमें देखो, एक ग्लास है, एक ग्लास में जो भी कलर या जो भी हमने मिक्सर बनाया है उसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है क्योंकि वो डार्क नहीं है। ठीक उसी चीज़ को अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिक्स कर देते हैं, यानी जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो मिक्सर है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उसमें जो अमाउंट है पार्टिकल्स के वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वैसे को हम क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें बिल्कुल ही कम अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं डाइल्यूट। सो देखो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर कंपेरेटिवली टर्म, ये एक कंपेयर करने वाले टर्म है, ठीक है। और सोल्यूशन हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट में क्या होता है स्मॉल होता है, स्मॉल सोल्यूट, तो क्या होगा डाइल्यूट होगा। और लार्ज अमाउंट में जब सोल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इज डाइल्यूट, whereas a large amount of solute in a given solvent is concentrated when compared with one another। और जब ये एक दूसरे से कंपेयर करते हैं सो जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम होता है वो होता है हमारा डाइल्यूट, और जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है ये चीज़, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जो सॉल्यूशन से रिलेटेड पहला टर्म्स था डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड वो क्लियर हो चुका है। अब आगे देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों टाइप के सॉल्यूशन तो क्लियर हो गए। जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वो डाइल्यूट, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो अगर किसी वाटर में शुगर का अमाउंट कम है, सपोज करो तुम मिक्सर बना रहे हो शुगर और वाटर का, अगर शुगर कम है तो वो क्या होगा डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर शुगर बहुत ज़्यादा होगा या हम कह सकते हैं शुगर सिरप बना दूं मैं उसको, सो वो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करें, और सोल्यूशन दैट कैन बी डिजॉल्व्ड मोर सोल्यूट इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसमें तुम जो मिक्सर मिक्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें मिक्स कर रहे हो वो मिक्स हो गई, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब वो मिक्स होना बंद हो जाएगी। देखो वो टाइम जब आएगा, यानी सपोज कर लो अगर वाटर के अंदर मैं शुगर मिक्स कर रहा हूँ तो शुगर एक टाइम पे मिक्स होना बंद हो जाएगा, बट ठीक उसी टाइम पे अगर मैं वाटर को थोड़ा सा हीट दे दूँ, हीट प्रोड्यूस कर दूँ, वार्म कर दूँ, सो शुगर थोड़ी सी और मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा और हीट करूंगा शुगर थोड़ी और मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि शुगर सिरप में तुम देखो तो अप्रॉक्सीमेट 50-50 का रेशियो होता है, जितने अमाउंट ऑफ वाटर होती है उतने ही अमाउंट ऑफ शुगर भी होता है। सो यहाँ पर यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट है वो मिक्स नहीं हो रहा बट उसको थोड़ा सा और हीट अगर हम दे देते हैं तो सोल्यूट पूरी तरह से मिक्स होने लगता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट इन एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक गिवन टेम्परेचर पे जब सोल्यूट जो होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो और ज़्यादा सोल्यूट को मिक्स करने लगता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
क्लियर है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड in a given quantity of solvent at a given temperature and which cannot dissolve any more solute। ये बात समझ में आई। देखो अनसैचुरेटेड क्या होता था कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो उसको हीट जैसे जैसे दे रहे हैं वो और ज़्यादा सॉल्वेंट को मिक्स कर रहा है। बट सैचुरेटेड क्या होता है कि जब हम हीट देने के बाद भी अब वो सोल्यूशन और ज़्यादा सॉल्वेंट को मिक्स नहीं कर रहा है, सो उस टाइम पे वो जो सोल्यूशन था वो अब बन चुका है सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें अब मैं कितनी भी हीट दे दूं वो और ज़्यादा सॉल्वेंट को मिक्स नहीं करेगा। यानी जब हीट देने के बाद भी कोई मिक्सचर सॉल्वेंट को मिक्स करना बंद कर दे, इस का मतलब ये होता है कि वो अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्लियर हो गया, क्योंकि अनसैचुरेटेड हीट देने पे सॉल्वेंट को और ज़्यादा सोल्यूट को मिक्स करता है, बट सैचुरेटेड में वो हीट देने पर भी सोल्यूट को मिक्स नहीं करता। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हैं वो क्लियर हो गए। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। देखो ये सारे टर्म्स हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने भी मैक्सिमम अमाउंट, वो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब सपोज करो शुगर और वाटर ले लेते हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना भी शुगर मिक्स हो सकती है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। क्लियर है? यानी हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। जैसे सपोज करो हमने वाटर ले लिया 100 ग्राम और इसमें शुगर मिक्स हो रही है 5 ग्राम। सो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट यानी 5 ग्राम ऑफ शुगर कैन बी डिजॉल्व, कंप्लीटली डिजॉल्व। ठीक है, कैन बी डिजॉल्व लिखा है, कंप्लीटली डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, सो दैट 5 ग्राम ऑफ शुगर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर। क्लियर है चीज? मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में जितने अमाउंट सोल्यूट के मिक्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट। क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी हमने देखी ना कि 100 ग्राम में कितना ज़्यादा सॉल्यूट मिक्स हो रहा है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका क्या टेम्परेचर का फर्क पड़ता है इस पर, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या पता सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो क्या पता सॉल्युबिलिटी कम हो जाए। सो वही चीज़ हम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड की, जो कि लिक्विड में मिक्स होगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड। मतलब हमारा सोल्यूट क्या है सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है लिक्विड। और सेकंड हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी हमारा सोल्यूट क्या हो जाएगा गैस और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा लिक्विड। क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड, यानी जब हमारा सोल्यूट सॉलिड होगा और उसको लिक्विड में मिक्स करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉल्यूट और ज़्यादा मिक्स होता रहता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। यानी हमें फर्स्ट क्या मिला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती रहती है। जो सेकेंड पॉइंट है वो देखो क्या है, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड, यानी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो अब क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड बन जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल डाउन, जैसे ही जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो कूल डाउन हो जाता है, वो क्या करता है, सम डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेटेड, तो वो क्या कर देता है, डिजॉल्व सॉल्यूट को सेपरेट कर सकता है। यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे सेपरेशन पॉसिबल होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड, कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं या सोल्यूट हमारा गैस होता है और सॉल्वेंट लिक्विड है, सो उस कंडीशन में टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। सो एक ही चीज़ है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी
डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैस को जब टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो वो वेपराइज होकर या फिर हीटेड गैस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है। सो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है इन केस ऑफ गैस सोल्यूट इन लिक्विड। बट अगर हम बात कर रहे थे पहले जैसी कि सॉलिड सोल्यूट इन लिक्विड की, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं और थर्ड देखते हैं गैस इन लिक्विड कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अभी तक हमने किसका देखा था? टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था, और अब हम क्या बात करेंगे? प्रेशर। यानी गैस को अगर हमें लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर का कुछ फर्क पड़ता है या बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सो फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, गैस के केस में जैसा हमने अभी पढ़ा था। बट प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बट जैसे जैसे तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे किसी भी गैस के अंदर तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। यानी प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, बट टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन द केस ऑफ सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सोल्यूट इज गैस। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या है? दिस इज द रीजन दैट कोल्ड ड्रिंक आर पैक्ड एट अ हाई प्रेशर। यही एक रीजन है जिसकी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको एक हाई प्रेशर पे ही पैक्ड किया जाता है। सो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द कोल्ड ड्रिंक आर पैक्ड ऑलवेज एट अ हाई प्रेशर, सो दिस विल बी योर रीजन एंड यू विल गेट सक्सेसफुल मार्क्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट कब होता है? यानी कॉन्सेंट्रेशन इज मेजर्ड ऑफ अमाउंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस क्या मैटर करता है? इसमें अमाउंट मैटर करता है। इट इज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये वो चीज होता है कि किसी भी एक मिक्सचर में जो सोल्यूट है वो कितना अमाउंट है और सॉल्वेंट कितना अमाउंट है। क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट का कंपैरिजन। एग्जैक्टली सिंगल लैंग्वेज में बोलूं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपैरिजन। तो फर्स्ट हम देखेंगे सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा हम देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड। सो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर्स का सेपरेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। सो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए वी हैव टोटल 5 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, second one is evaporation, third one is crystallization, fourth one is chromatography, and the fifth one is sublimation. So the method to be used for separating a mixture depend on the nature of its constituents. यानी जो सब्सटेंस है, जो मिक्सचर है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग सेपरेशन के मेथड को यूज करते हैं, और वो सेपरेशन के मेथड हमारे पास टोटल 5 मेथड हैं। फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड सब्लिमेशन। एक एक चीज़ों को हम देखेंगे और एक एक तरह के मेथड को एक्सप्लेन करेंगे विद एन एग्जाम्पल या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। 2 इमिसिबल लिक्विड यानी दोनों लिक्विड इमिसिबल हैं, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। सो ऐसे केस में हम दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे? सो द प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट 2 liquids which does not mix into one another. These 2 immiscible liquid are separated through separating funnel. एक separating funnel हम यूज करते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्या है? एक separating funnel है जिसके थ्रू हम 2 immiscible liquids को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं। सपोज करो पहले पास जो हमारे पास है दैट इज वाटर। ये क्या है? हमारे पास वाटर है, मतलब ये पूरा क्या है? वाटर। और ये क्या है? ऊपर वाले पार्ट में केरोसिन ऑयल। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर हमने एक स्टॉप कॉक लगा दिया है। स्टॉप कॉक का मतलब होता है एक टैप, जिसको हम ओपन करेंगे तो लिक्विड नीचे ड्रेन होगा और जैसे टाइट अप कर देंगे लिक्विड ड्रेन होना बंद हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिंपली इस स्टॉप कॉक को थोड़ा सा ढीला करते हैं, लूज करते हैं। सो उस केस में ये वाटर नीचे ड्रेन होना शुरू हो जाता है, वाटर नीचे कंटेन हो जाएगा। और जैसे ही जो ये सेपरेटिंग बाउंड्री है वो यहाँ पर आती है, हम क्या करते हैं? स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं, जिससे हम 2 अलग अलग इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते लाइक केरोसिन ऑयल एंड वाटर, इनको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है चीज़?
फर्स्ट जो हम सेपरेशन किए हैं दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल के थ्रू जो हमने सेपरेट किया है। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड या फिर डिस्टिलेशन, मतलब दो ऐसे लिक्विड्स को अब हम सेपरेट करेंगे जो आपस में मिक्सेबल है, यानी आपस में मिक्स हैं। सो यहाँ पर देखो एक बॉल है, इसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, इसके अंदर एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है। हमने सिंपली क्या किया है, इसको हीट प्रोड्यूस कर दिया है, हीट प्रोड्यूस कर दिया है, यहाँ पे थर्मामीटर पुटअप कर दिया है, और थर्मामीटर पुटअप करने से हमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया गया है, जितना टेम्परेचर रिक्वायर है इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पर देखो क्या होगा कि जब यहाँ पर चीज़ें इस चैम्बर में हीटअप हो जाएगा तो यहाँ से वेपर ऊपर की तरफ जाएगा और वो वेपर फिर इस पाइप के थ्रू, इस पूरी पाइप के थ्रू यहाँ पर ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। बट वो गैस बाहर रिलीज ना हो जाए, जिसके लिए हमने क्या किया है, एक यहाँ पे चैम्बर बनाया है और इस चैम्बर में कोल्ड वाटर को अंदर डाल रहे हैं और अगेन कोल्ड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पाइप में जो वेपर जा रहा है वो गर्म है, जब कोल्ड वाटर अंदर जाएगा तो वाटर भी थोड़े टाइम के बाद हीटेड अप हो सकता है, इसलिए एक तरफ से कंटिन्यूअसली कोल्ड वाटर का फ्लो हो रहा है ताकि जो गैस मूव कर रही है, इस पाइप में जो गैस जा रही है वो पूरी तरह से कूल डाउन हो जाए। और जब गैस कूल डाउन होती है यानी टेम्परेचर उसका डिक्रीज हो जाता है, सो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। यानी यहाँ पे एसीटोन और वाटर का जो मिक्सर था उसमें जब हमने टेम्परेचर दिया तो एसीटोन जो था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी वो कम टेम्परेचर पे भी बॉयल होना शुरू हो जाता है, यानी वेपर बनना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर एसीटोन पहले वेपर बन गया, इसीलिए हमने थर्मामीटर लगाया है कि एट अ फिक्स टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा कि इस समय जो वेपर जा रहा है वो एसीटोन का है। सो एसीटोन यहाँ पे वेपर बन के गया, इस चैम्बर में हमने उसको कूल डाउन करके गैस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और एक अलग बीकर में एसीटोन को कलेक्ट कर लिया। This is the process in use to separate two liquids which is miscible. That is, they mix into each other in all proportions and form a single layer when put in a container. और कब कंटेनर में इसको डालते हैं, हमने यहाँ पे देखो, हमें देखकर बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसमें एसीटोन और वाटर दोनों ही मिक्स हैं। क्लियर है? यानी हमने दो चीज़ें देखी, एक तो सेपरेशन ऑफ मिक्सेबल लिक्विड और एक सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। सो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि हमने मिक्सेबल लिक्विड को कैसे सेपरेट किया है। सो देखो इसी चीज़ को अगर हम आगे देखें तो तुम्हें जो लिखने वाले पॉइंट्स हैं वो तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने जो एक्सप्लेन किया है वही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर लिखी हुई है। सो इस चीज़ को रीड कर लो अच्छे से, समझ में तो आ ही गया होगा पूरा प्रोसेस कि हमने क्या किया है। पहले टेम्परेचर दिया है, एक गिवन टेम्परेचर, जिसकी वजह से सिर्फ एसीटोन ही क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। बाद में उस वेपर को हमने एक चैम्बर के थ्रू पास किया, जिससे वो चैम्बर क्या हो गया, चैम्बर ने उस गैस को कूल डाउन कर दिया और हमारा पूरा का पूरा जो एसीटोन गैस फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और हमने उसको सेपरेट कर लिया। और इस कंटेनर, जो प्रीवियस कंटेनर था हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर बचा। सो दैट दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग मिक्सेबल लिक्विड या फिर डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? डिस्टिलेशन आराम से थ्योरी पार्ट भी लिख लोगे, आगे देखो उसी के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं। सो इस चीज़ को रीड जरूर कर लेना क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा मिक्सेबल लिक्विड होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, सो उनको कैसे सेपरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। मतलब प्रोसेस डिस्टिलेशन का ही है। द डिस्टिलेशन बिगिंस कलेक्टेड इन फ्रैक्शनल बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर देते हैं और अलग अलग गैसेस को वेपर में कन्वर्ट करते हैं। चीज़ें समझ में आई? When the boiling point difference between two miscible liquids is less than 25 Kelvin, मतलब अगर जितनी भी गैसेस हमने आपस में मिक्स की है उसमें से ईच एंड एवरी गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से डिफरेंट करता है। मतलब अगर एक का 1 केल्विन है तो दूसरे का कितना होना चाहिए, 25 या 26 केल्विन होना चाहिए। इतना डिफरेंस अगर हो रहा है दो गैसेस के बीच में, सो हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो अगर दो गैसेस ले लूँ, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 22 डिग्री केल्विन है और एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 23 है। सो कितना ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि 22 और 23 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। इसी वजह से जो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इसमें उन गैसेस का डिस्टिलेशन कर सकते हैं हम, या उन गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं जिन गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनका डिफरेंस
एटलीस्ट 25 केल्विन होना चाहिए, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एक्सेप्ट डिस्टिलेशन एपरेटस, यहाँ पे एक डिस्टिलेशन एपरेटस का यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ करते हैं, इस फिटेड फ्लास्क एंड द कंडेंसर। यानी हमने सबसे पहले क्या ले लिया, हमारा पूरा मिक्सर देखो यहाँ पे है, हमने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लिया है, इसमें हमने हीट देना शुरू कर दिया, यहाँ से कॉर्क लगा दी है ताकि हीट जो है रिलीज ना हो, और ऊपर हमने क्या किया है, फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम्स डाल दिए हैं, मतलब यहाँ पर कुछ कॉलम्स डाल दिए हैं जिससे जो गैसेस ज़्यादा लाइटर होंगी वही इनके बीच से पास हो पाएंगी, और जो थोड़ी कम लाइटर होंगी, जो डेंस होंगी, वो अभी वापस से वहीं पर रुक जाएंगी। जैसे क्लाउड्स जो होते हैं वो हमें इजीली विजिबल होते हैं, क्योंकि क्लाउड्स गैसेस ठंडे होने के बाद वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, बट जो हीटेड गैस होती है वो सडनली ऊपर चली जाती है और वो मूव भी कर सकती है। क्लियर है। थर्मामीटर लगा रखा है हमने ठीक उसी लिए क्योंकि हमारे पास 25 डिग्री केल्विन का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तो कितना टेम्परेचर जा रहा है ये पता करने के लिए। ठीक वही होगा, यहाँ से गैसेस रिलीज होगी, गैस यहाँ से रिलीज होगी, वाटर चैम्बर लगा रखा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर लिक्विड कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर बस एक ही चीज़ देखने वाली बात है, एक ही चेंज है कि जो गैसेस हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में एटलीस्ट 25 केल्विन का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। और हमारा जो टॉपिक है सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, एयर में जितनी भी गैसेस हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। सो देखो, जो एयर है वो एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है। एयर क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, यानी होमोजेनस मिक्सचर में बहुत सारी गैसेस होंगी। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोसेस को किए जाते हैं। अब जो प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें एग्जैक्टली यही प्रोसेस एग्जाम में लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने ये बताया है एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने अभी ऊपर किया था ना, अलग अलग टेम्परेचर दे रहे थे, सो उसी सिचुएशन में यहाँ भी हम इसको करते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले एयर को हम एक फिल्टर पेपर से पास करते हैं और एयर को अंदर ले लेते हैं ताकि डस्ट पार्टिकल्स ना आ पाए। अब एयर को इस चैम्बर में क्या किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने से क्या होता है, ये गैसेस क्या हो जाती हैं, हीट अप हो जाती है। जैसे ये गैस है बीच में, तो ऐसे ऐसे इसको पंप करके हीट किया जाता है। हीट करने से क्या होता है कि जो गैसेस हैं वो आपस इस चैम्बर में चली जाती हैं, और इस चैम्बर में देखो हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को इन कर रहे हैं और यहाँ से कोल्ड वाटर को आउट कर रहे हैं। मतलब ये वही डिस्टिलेशन फ्रैक्शन वाला चैम्बर है जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, गैसेस को कूल डाउन कर रहे थे। यहाँ पर जब हमने गैसेस को कूल डाउन किया है, सो इसकी वजह से जो इस ज़्यादा लाइटर गैसेस होंगी, जो मतलब बहुत ज़्यादा लाइटर गैसेस होंगी, वो क्या हो जाएंगी, आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, और जो कूल डाउन हो जाएंगी या जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो वापस से चैम्बर में ही सेटल डाउन हो जाएंगी। सो जो चलो कोल्ड कंप्रेस्ड गैस जो थी, यानी जिसमें थोड़ी सी कोल्डनेस आ चुकी है, वो आगे चली गई, और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, दो चैम्बर हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम बहुत ज़्यादा चिल्ड कर देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं, ठंडा करते हैं, सो उस केस में वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है, और उस चीज़ को यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे। यानी जो गैस हमने एयर गैस ली थी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुकी है, अब सेपरेट हो चुकी है। बाकी की गैसेस को आगे थ्रो करेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जेट के फॉर्म में आगे थ्रो करेंगे, जिससे यहाँ पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस आउट हो जाएंगी। यानी किसी भी गैसेस को जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी जो गैसेस होती हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और इनके लिए दो चैम्बर बने हुए हैं जिनको यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं। आगे जो बाकी का पूरा कंप्रेस होने के बाद लिक्विड बचा है, वो लिक्विड यहाँ कंटेन कर लेते हैं, और यही लिक्विड जो होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यानी ये ऑक्सीजन के फॉर्म में लिक्विड को हम कंटेन कर लेते हैं। सो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर में पूरी गैसेस हैं उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। क्लियर है ये चीज़। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, यानी एयर में जितनी भी गैसेस हैं उनको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ये एक प्रोसेस है। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो क्या होता है, दो चीज़ों को हमें आपस में मिक्स करना है। जैसे सपोज करो तुम में से कभी तुम पेंट की शॉप पे जाना, पेंट की शॉप पे तुम जब उनसे कहोगे मुझे ये वाला पेंट चाहिए, तो वो वाइट कंटेनर निकालेंगे पेंट का, और उसमें कुछ अलग अलग अमाउंट में कलर्स को मिक्स करेंगे और एक चैम्बर में डाल देंगे।
चैम्बर में क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो रोटेट करता है थोड़ी देर तक, और जब उसे निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली वो पेंट बन चुका होता है जो तुम्हें चाहिए होता है। सो यानी यही प्रोसेस क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मिक्स करके इतना तेज़ रोटेट करते हैं, मिक्स करते हैं कि वो क्या हो जाता है, वो उसमें वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और एक मिक्सर कंप्लीट हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सो यहाँ पर हमने दो तीन चीज़ें देखी। एक तो सेपरेशन का मेथड देखा, कई सारी चीज़ें देखी, मिसिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड कैसे सेपरेट किए जाते हैं, एक से ज़्यादा गैसेस, सॉरी दो से ज़्यादा गैसेस जब मिक्स होती हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं, और अभी हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन भी। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ेंगे और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लेके बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये तुम्हारे टॉपिक चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। सो देखो मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर लस्टर, ये साइन करते हैं, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टर नहीं होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, दे आर जनरली ग्रे और गोल्ड एंड कलर। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ग्रे या फिर गोल्ड कलर के होते हैं, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे पॉसेस मल्टीपल कलर, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। ठीक है। मेटल का थर्ड पॉइंट देखें, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है। दे आर मेलेबल एंड दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जो मेटल्स होते हैं इनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं दे आर मेलेबल। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। क्लियर है। दे आर डक्टाइल, ये जो मेटल्स होते हैं ना ये डक्टाइल होते हैं, इसकी वजह से इनको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डक्टाइल कोई पूछे तो क्या बताओगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ थिन वायर दैट इज कॉल्ड डक्टाइल। ठीक है, क्लियर है। सो मेटल के पास डक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, बट नॉन मेटल्स के पास डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट और लास्ट बात करें, दे आर सोनरस, दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हीटेड, यानी जो मेटल्स होते हैं इनको जब हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, बट नॉन मेटल्स में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। इसीलिए जो मेटल्स होते हैं वो सोनरस होते हैं और नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मेटल्स की और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट देखते हैं, मेटलॉइड्स। देखो मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स ना ही मेटल होते हैं और ना ही नॉन मेटल होते हैं, ये उनके बीच की प्रॉपर्टी के होते हैं। ठीक है। दे आर दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब ये दोनों में से ही किसी कैटेगरी में नहीं आते, बट इनके पास दोनों की ही प्रॉपर्टी होती है, लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टी है। सो जो पीरियोडिक टेबल मैंने स्टार्टिंग में ली थी, अगर उसी पीरियोडिक टेबल में ये देखो कि ये जो मैंने येलो कलर कर रखा है, यहाँ पे जो येलो कलर में जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। क्लियर है। कलर मैटर नहीं करता, पीरियोडिक टेबल में कलर चेंजेस हो सकते हैं, इसमें कलर का कुछ भी मतलब नहीं होता। कभी भी पीरियोडिक टेबल देखोगे तुम्हें अलग अलग कलर्स की मिल जाएगी। सो बेसिकली इस पीरियोडिक टेबल में जो येलो कलर है ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये ना ही मेटल्स हैं ना ही नॉन मेटल्स हैं, बट इसके अंदर दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी कंटेन है। क्लियर है ये चीज़, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को, अच्छे से क्लियर है। सो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो कमेंट जरूर करना और ये मुझे जरूर बताना कि ये लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। क्लास 9 साइंस के वन शॉर्ट वीडियो के साथ साथ हमारे पास एक और चीज़ तुम लोगों के लिए है, दैट इज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 पे हमारे साथ MCQs के क्विज को सॉल्व करो, वो भी लाइव सेशन में। ये लाइव सेशन यूट्यूब पर होता है, यानी यूट्यूब पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे लाइव सेशन 8:30 PM पे मेरे साथ साइंस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाता हूं और वो क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो एक तरफ तुम्हारे पास वन शॉट सीरीज है, यानी कंप्लीट चैप्टर वन शॉट में, और दूसरी तरफ उन्हीं चैप्टर्स के MCQs। सो इस कॉम्बिनेशन का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठा सकते हो। सो ये था हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर वन शॉट में कंप्लीट चैप्टर्स। तो इसके साथ मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 PM मेरे साथ साइंस के MCQs को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ
ये चैप्टर फिनिश होता है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कीप वॉचिंग इन फाइल बाय स्टडी बिकॉज वी आर कमिटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन। टेक केयर, बाय बाय।